गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने हिमनदियों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे और अगले दिन उसके बाद जो वीडियो आएगा वो पवन अपरदन के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियाँ रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, पहला है अफवाह बेसिन। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में विशेषकर उष्ण मरुस्थलों में तीव्र गति से चलने वाली पवन चट्टानों के असंगठित कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, जिससे वहां धीरे धीरे एक विशाल किंतु कम गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। इसे ही वात गर्त, ब्लो आउट कहते हैं। इनमें अधिकांशतः 1-2 किलोमीटर से भी छोटे और कुछ मीटर गहरे होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भौम जल स्तर तक पहुंच जाती है। इनसे उपजाऊ मरु उद्यानों का निर्माण होता है, जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियां उगाती है। ठीक है, अफवाह बेसिन ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर लगातार पवन के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है वहां से निरंतर कटाई होते रहती है और उनके जो असंगठित कण जो एक साथ मजबूती से जुड़े नहीं होते हैं उनको ये अपने साथ उड़ा कर ले जाते रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसमें क्या होता है, कम गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। कभी कभी इनकी गहराई जो है भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऐसे क्षेत्रों में उपजाऊ मरु उद्यान से तात्पर्य एक ऐसी जगह जो विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पर पानी की उपलब्धता के कारण छोटे मोटे पेड़ पौधे और घास उग जाते हैं, जो वहां पर हरा भरा दिखाई देता है, ऐसे क्षेत्रों को मरु उद्यान कहते हैं। तो जब कभी अफवाह बेसिन के क्षेत्रों में अपरदन के कारण जो गहरा गर्त है वह भौम जल स्तर अर्थात भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाता है, तब इस प्रकार के अफवाह बेसिनों का निर्माण होता है। दूसरा है छत्रक शिलाएं। ठीक है, ये बहुत फेमस है। तो गारा या छत्रक का आकार कुकुरमुत्ता के पौधे के समान होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कुकुरमुत्ता का जो पौधा होता है वो ऊपर छाते के आकार का होता है और नीचे उसके डंडी रहती है। इस प्रकार सहारा में गारा, जर्मन में विट्जफेल्सन कहते हैं। इस प्रकार छत्रक शिलाओं की उत्पत्ति पवन के अपघर्षण के द्वारा होता है। ठीक है, जब हवाएं अब चलती है तो अपरदन के कारक जो है लगातार किसी चट्टान को काटते रहते हैं, जो चट्टानें मजबूत होती है। क्योंकि हमको पता है कि हवाएं जब चलती है तो जो भारी कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे होते हैं, बारीक वाले जो है ऊपर होते हैं। तो जब कभी इन पहाड़ों पर या जो शिलाएं हैं उनसे ये टकराती है तो नीचे वाले भाग में अपरदन का कार्य जो है बहुत तेजी से करती है, ऊपर की ओर जो है अपेक्षाकृत कम होता है। लगातार अपरदन के होते रहने के कारण क्या होता है कि इनके आकार जो है छाते के आकार के समान दिखाई देते हैं। इसलिए जो है इसे छत्रक या गारो या मशरूम के आकार के होने के कारण जो है इसे छत्रक शिलाएं कहते हैं। थार मरुस्थल में जोधपुर के समीप ऐसे छत्रक शिलाएं आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य रीजन है कि अपरदन के कारकों में जो बड़े कण होते हैं वो नीचे के भाग की अधिक कटाई करते हैं, ऊपर की भाग जो है कम होता है, जिससे इस प्रकार के छत्रक का निर्माण होता है। तीसरा आता है जियोगेन। इनकी रचना परतदार चट्टानों में पाई जाती है या होती है। पवन अपरदन के कारण कभी कभी ऐसी विभिन्न स्थलाकृतियां बन जाती है जो ढक्कनदार दवात के समान होती है। देखिए, दिख रहा है ना, आपके चित्र में देखेंगे जियोगेन को तो उसमें दिख रहा है कि जो इंक पॉट होता है उसके जैसे दिखाई दे रही है। ये स्थलाकृतियां लीबिया और यूटाह संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इसमें कोमल तथा कठोर चट्टानें जो है परस्पर समांतर क्षैतिज अवस्था में एक के नीचे दूसरी स्थित होती है। पाले की क्रिया के द्वारा जो है कठोर चट्टानों में दरारें पड़ती है, फिर पवन के अपरदन द्वारा नीचे की कोमल चट्टानें जो है कटकर सक्रिय हो जाती है और ऊपर की ओर कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती है। इन्हें जियोगेन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जियोगेन का निर्माण जो है कैसे होता है कि समांतर या क्षैतिज क्रम में जब कठोर और कोमल चट्टानें जो है बिछी हुई होती है, जब ठंड पड़ती है पाला जल की बूंदें जो है कठोर चट्टानों की दरारों में जाती है और ठंड के कारण क्या होती है वो जम जाती है। जमने से उनमें क्या होता है, उनमें जगह बन जाती है, होल बन जाते हैं और नीचे जो है कोमल चट्टानें होती है। तो इन्हीं कोमल चट्टानों का क्या होता है कि पवन द्वारा अपरदन कर दिया जाता है और कठोर चट्टानें जो है ढक्कन के दवात के समान जो है बनी रह जाती है। इस प्रकार के जो
स्थलाकृतियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और लीबिया अफ्रीका में देखने को हमें मिलते हैं। अगला आता है यारडंग। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कोमल और कठोर चट्टानों के एकांतर क्रम में बिछे होने के कारण जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब कोमल और कठोर चट्टानें जो है लंबवत अवस्था में जो है होती है, तो हवाएं जब चलती है तो क्या होता है कि कठोर चट्टानों का अपरदन जो है वो तो आसानी से नहीं होता है, परंतु जो कोमल चट्टानें हैं उनका अपरदन जो है आसानी से हो जाता है। कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती है। इन कठोर चट्टानों के पार्श्व भाग में कटाव के कारण नालियां बन जाती है। कठोर चट्टानों की ऊंचाई 20 फीट तथा चौड़ाई 30 फीट से 120 फीट तक होती है। ऐसी स्थलाकृतियों के उदाहरण मध्य एशिया एवं आटाकामा मरुस्थलों में दिखाई देते हैं। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि एक बार कठोर चट्टानें हैं, फिर नीचे गड्ढी नालियां हैं, फिर कठोर चट्टानें हैं। तो ये कठोर और कोमल चट्टानों के लंबवत एक क्रम में जो है रहने के कारण जो है होता है, और ये मुख्य रूप से अपरदन के परिणाम स्वरूप ही होता है। इंसेलबर्ग या द्वीपापगिरी, जिसका अर्थ पर्वत द्वीप या द्वीपीय पर्वत है, ठीक है। इसकी रचना पवन के अपघर्षण तथा अपवाहन द्वारा होता है। कई बार पवन के अपरदन कार्य से मरुस्थलों में केवल कड़ी चट्टानों के कुछ एकांकित टीले खड़े रह जाते हैं। इन्हीं द्वीपों के आकार के रेगिस्तानी प्रदेशों के टीलों को ही द्वीपापगिरी या इंसेलबर्ग कहा जाता है। इस प्रकार की रचना जो है मुख्यतः जो है पवन अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है कि जो हवाएं होती है वो चट्टानों को घिस कर जो है उड़ाकर ले जाते रहती है। जो बहुत अत्यधिक कठोर और संगठित चट्टानें हैं वो कुछ टीलों के रूप में जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। दूर से ये टीले रेत के विस्तृत सागर में द्वीप के समान दिखाई देते हैं। अफ्रीका के कालाहारी तथा अरब मरुस्थल में इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो है आसानी से देखी जा सकती है। इनकी आकृति जो है गुंबदाकार होती है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क हवाएं बहुत तेज गति से चलती है। तो जो कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन तो होता है, लेकिन जो बहुत अधिक संगठित और मजबूत होती है वो टीलों के रूप में जो है बची रह जाती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि विस्तृत सागर में ये द्वीप की तरह दिखाई देती है, ठीक है। भूस्तंभ, ये भी जो है कठोर चट्टानें ही होती हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां असंगठित तथा कोमल शैल के ऊपर अपेक्षाकृत कठोर और प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है, जब कोमल चट्टानों द्वारा पवन अपरदन द्वारा कट जाती है और कठोर चट्टानें स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती है, तो इन्हीं को ही जो है भूस्तंभ कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि शुष्क प्रदेशों में जहां संगठित तथा कोमल शैल के ऊपर अपेक्षाकृत कठोर और अवरोधी शैल का आवरण होता है, वहां पर क्या होता है कि जब हवाएं चलती है तो जो कोमल चट्टानें हैं वो कट जाती है और कठोर चट्टानें जो है वह स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती है। इन प्रकार के जो चट्टान होते हैं या इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है उसे भूस्तंभ कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां, जिसमें छत्रक या गारो, द्वीपापगिरी, इंसेलबर्ग, ज़्यूगेन, यारडंग, ठीक है, और भूस्तंभ। साथ ही साथ जो है अफवाह बेसिन भी था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सब जो है पवन के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कल के वीडियो में जो है हम पवन के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।